Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्ट्राइन ऑफ रेजिस्टर के बारे में, यानी कि सेक्शन 6 के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे, जिस पर एक 20 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेजिस्टर आपकी समझ आ सके, क्योंकि पूरा का पूरा एविडेंस इसी पर बेस होकर चलता है जो रेलेवेंट फैक्ट्स के अंतर्गत आता है, यानी कि चैप्टर 2 सेक्शन 5 से 55 तक मैंने आपको बताया था। तो उसी सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं एविडेंस एक्ट की। तो ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा और चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो चलिए एविडेंस एक्ट में ही आगे चलते हैं इस कड़ी को बढ़ाते हुए, और आज समझेंगे हम सेक्शन 6 के बारे में, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेजिस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे ताकि आपके डॉक्ट्राइन क्लियर हो सके, क्योंकि इसी डॉक्ट्राइन पे पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट जो है वो बेस्ड होता है। यही इसका बेसिक फॉर्मूला भी यहीं से एविडेंस एक्ट का निकल कर चलता है। अगर कोई भी फैक्ट आपको रेलेवेंट प्रूव करना है या उसे एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश करना है, तो सबसे पहले आपको सेक्शन 6 में पता होना चाहिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेजिस्टर क्या होता है। ठीक, इसीलिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और 20 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इसे समझने से पहले बहुत सारी लीगल टर्मिनोलॉजीज हमने पिछली वीडियोस में पढ़ी थी, उन्हें आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहां से जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने फैक्ट्स के बारे में भी जाना था और कोर्ट्स के बारे में भी जाना था। लेकिन यहाँ पर अब उससे आगे की बात करते हैं, जहां हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में, यानी कि चैप्टर 2 में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 5 से 55 तक दिए गए हैं, यानी कि तथ्यों की सुसंगतता जो हमें एविडेंस एक्ट में पढ़ने को मिलती है, कौन कौन से तथ्य सुसंगत माने जा सकते हैं। तो उन सब के बारे में यहाँ सेक्शन 5 से 55 तक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के चैप्टर 2 में इंडियन एविडेंस एक्ट में बतला दिया गया है। तो हम फैक्ट्स के उन्हीं चीजों पर डिस्कस करेंगे जहां सेक्शन 5 सबसे पहले कह देता है कि एविडेंस जो है, कोर्ट में अगर एविडेंस पेश किया जाना है तो वो फैक्ट्स ही होते हैं। डेफिनेट सी बात है, किसी भी घटनाक्रम में जो फैक्ट्स होते हैं वो अपने आप में एविडेंस का काम करते हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं दो तरीके से यहाँ बताता है कि कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं एज एन एविडेंस। वो होते हैं फैक्ट इन इशू के रूप में और दूसरा होता है रेलेवेंट फैक्ट के रूप में, यानी कि या तो सुसंगत तथ्यों के रूप में आप उन्हें पेश कर सकेंगे या फिर विवादक तथ्यों के रूप में वह एविडेंस के तौर पर वो कोर्ट के सामने लाए जा सकेंगे। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि विवादक तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं जो घटनाक्रम से इस तरीके से जुड़े होते हैं, घटनाक्रम के सुसंगत तथ्यों से इस तरीके से जुड़े होते हैं कि उन्हें अलग कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन वे अपने आप में विवादक भी होते हैं, यानी कि विवादग्रस्त होते हैं, विवाद का विषय होते हैं कि क्या ये उस घटनाक्रम में से रिलेटेड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, यानी कि उन्हें प्रूव करने की जरूरत पड़ती है वहां पर। तो जब वो प्रूव करने की जरूरत पड़ती है और वो प्रूव हो जाते हैं तो वो एज एन रेलेवेंट फैक्ट वहां पर एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं, और उसी कड़ी को हम आगे यहाँ पर चलाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की जब हम बात करेंगे, सीधी सी बात है कि सारे के सारे तथ्य जब घटनाक्रम में आते हैं तो उनमें से ज्यादातर तथ्य फैक्ट इन इशू होते हैं। फैक्ट इन इशू का मतलब घटनाक्रम से जुड़े तो रहते हैं लेकिन वे अपने आप में विवादक होते हैं, विवादग्रस्त होते हैं कि उन्हें प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, और जब वो प्रूव हो जाते हैं तो अपने आप में रेलेवेंट फैक्ट में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं एक एक करके, यानी कि आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब तथ्य आपस में एक दूसरे से, कई तथ्य आपस में, मान लीजिए ए ने बी को मारा और सी ने ए को भागते हुए देखा और डी ने बी को ए से गाली गलौज करते हुए देखा, ये 4 सर्कमस्टांसेस हमारे साथ हुए, यानी कि मर्डर किसका हुआ, ए ने बी को मारा, ठीक, मर्डर हुआ बी का, मारा किसने, ए ने, यानी कि घटनाक्रम हुआ 2 लोगों के बीच में। लेकिन सी जुड़ा क्योंकि उसने ए को भागते हुए देखा, और वहां पर डी जुड़ा क्योंकि उसने बी को ए से गाली गलौज करते हुए देखा। तो इस तरह क्या हुआ, सेम टाइमिंग पर सेम प्लेस पर अगर इस तरीके की कंडीशंस आती हैं सेम ट्रांजैक्शन में, चाहे अलग अलग स्थानों पर हुई हो या एक ही समय में हुई हो या अलग अलग समय में हुई हो, लेकिन अगर वो उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है कि वो उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली वो जितने के भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे अपने आप उस घटनाक्रम
घटनाक्रम से जुड़ते हुए माने जाते हैं। और उस घटनाक्रम में से अब हमें निकाल लेते हैं कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट होते हैं, कौन से फैक्ट इन इश्यू होते हैं। अब डेफिनेट सी बात है कि ए ने बी को मारा, बी का मर्डर हुआ, बी की बॉडी मिली, तो ये क्या हुआ, ये अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट हो गया। लेकिन डी ने बी को ए से गाली गलौज करते हुए देखा, तो ये क्या हुआ, ये अपने आप में एक विवाद का विषय हो गया। भले ही उस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है लेकिन उसे प्रूव करने की जरूरत है वहां पर, तभी वो रेलेवेंसी में आ सकेगा। तो उसी के बारे में यहाँ सेक्शन 6 बताता है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे ऐसे घटनाक्रम, ऐसी तथ्यों के बारे में बताता है जो उस घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। यानी कि बी का जो मर्डर हुआ है, अब जहां मर्डर हुआ है उस कंडीशन में उस मर्डर से रिलेटेड जो जो भी तथ्य वहां पर जुड़े हुए पाए जाते हैं, यानी कि उस घटनाक्रम के कंप्लीट होने तक जो जो तथ्य वहां पर फैक्ट जुड़ते हैं, चाहे वो फिजिकल फैक्ट्स हो, चाहे वो मेंटल फैक्ट्स हो, या वो सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स हो, वो जो जो फैक्ट वहां पर जुड़ते हैं उस घटनाक्रम से, उस मर्डर से, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वो पार्ट ऑफ रेस जस्टे हो जाएंगे, यानी कि रेस जस्टे के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उसी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बना लिए जाते हैं। तो उसी के बारे में बताता है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, यानी कि वे जो फैक्ट्स होंगे वे सारे फैक्ट्स धीरे धीरे रेलेवेंट किए जा सकेंगे सेक्शन 6 के अंतर्गत, जब उन्हें प्रूव कर दिया जाए कि ये इस घटनाक्रम से रिलेटेड है और इसी के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ऐसे तथ्य जो विवाद के तथ्य ना होते हुए भी। अब विवाद के तथ्य ना होते हुए भी से क्या मतलब है, हमने देखा कि ए और बी के बीच विवाद चल रहा था, ए ने बी को मारा, मर्डर बी का हुआ, ए ने मारा, लेकिन वहां पर सी और डी इन्वॉल्व हो गए। एक ने ए को भागते हुए देखा, दूसरे ने बी को ए से गाली गलौज करते हुए देखा, तो वहां पर क्या हुआ, वो सेम ट्रांजैक्शन में वहां इन्वॉल्व हो गए, जबकि वो विवाद का विषय नहीं थे, उस विवाद में कहीं भी नहीं थे। जिस मर्डर को किया गया उस मर्डर में वो कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन फिर भी वो घटनाक्रम से इस तरीके से जुड़ गए कि वहां विवाद के तथ्य ना होते हुए भी किसी विवादग्रस्त तथ्य से इस प्रकार जुड़े कि वे एक ही समव्यवहार का हिस्सा बन गए, यानी कि उसी सेम ट्रांजैक्शन का, उस मर्डर से रिलेटेड फैक्ट्स का हिस्सा बन गए। तो इसे बोला जाता है रेस जस्टे। इसी सिचुएशन को रेस जस्टे के नाम से बोला जाता है, यानी कि जहां पर क्रमवार जब कोई स्टोरी खोली जाती है, किसी भी घटनाक्रम को खोला जाता है कि ए यहां से यहां गया, बी यहां से यहां गया, सी ने उसे ये करते हुए देखा, डी ने ये कहते हुए सुना, तो ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं, ये अपने आप में पार्ट ऑफ रेस जस्टे हो जाती हैं, जो फैक्ट इन इश्यू होती हैं, बेसिकली विवादक तथ्य होते हैं, और जिन्हें धीरे धीरे रेलेवेंट फैक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है प्रूव करके, एविडेंस के बिहाफ पर उन्हें रेलेवेंट फैक्ट में लाने की कोशिश की जाती है, लाया जाता है, जिसके ऊपर सारा का सारा जो केस डिसीजन है वो डिपेंड करता है। इसलिए मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि फैक्ट इन इश्यू पे ही पूरा का पूरा केस डिसीजन डिपेंड करता है, यानी कि रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू आपस में एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते। ठीक, अब इसी तरह अगर आप देखेंगे तो इसी रेस जस्टे में 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी, जैसे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ही समव्यवहार का भाग। इसे क्या बोला गया, तथ्यों का ऐसा समूह जो आपस में इस प्रकार से जुड़ा हो कि विवादग्रस्त जांच का विषय हो, यानी कि तथ्यों का ऐसा समूह, जो मैंने आपको बतलाया, ए ने बी को मारा, रेलेवेंट फैक्ट हुआ कि बी का मर्डर हुआ, लेकिन वहां पर फैक्ट इन इश्यू क्या हो गया कि सी ने उसे मारते हुए, भागते हुए देखा वहां से उसी समय मर्डर करने के बाद, और डी ने बी को ए से गाली गलौज करते हुए देखा उससे पहले। तो वो क्या हो गया, वो तथ्यों का ऐसा समूह जो आपस में जुड़ गया और इस प्रकार से जुड़ा कि विवादग्रस्त जांच का विषय हो गया, यानी कि उस केस से रिलेटेड इंक्वायरी का अपने आप में सब्जेक्ट मैटर बन गया, विषय वस्तु बन गया। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे तथ्यों को हम डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे के अंतर्गत रखते हुए रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक, ये आपकी समझ आ गया होगा। अब दूसरा आता है इसमें तथ्य की
समय की समीपता यानी कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम। यहाँ पर हम देखेंगे कि अब ये कहता है कि ऐसे जो फैक्ट्स हैं यानी कि फैक्ट इन इशू जिन्हें माना जा रहा है और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में उसका सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जा रहा है, उस घटनाक्रम का पार्ट उसे मानते हुए हम चल रहे हैं, तो वहां पर कहता है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम का होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि समय की समीपता। ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए बी ने रात को 10 बजे ए ने रात को 10 बजे बी का मर्डर किया, अब सी आके कहता है कि मैंने 1 महीने बाद उसे भागते हुए देखा, यानी कि मर्डर हुआ 1 तारीख को, वो कहता है 20 तारीख को मैंने इसे भागते हुए देखा, तो ये डेफिनेट सी बात है कि ये कहीं भी इस घटनाक्रम से जुड़ता हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो ये कहे कि हाँ उसी समय उसने उसे भागते हुए देखा, तो डेफिनेटली प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम के अंतर्गत, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में डॉक्ट्राइन ऑफ रेजिस्टर के अंतर्गत वो फैक्ट इन इश्यू बनाया जा सकता है। ठीक, यानी कि समय की समीपता, उस घटनाक्रम के आसपास वो समय होना चाहिए, उसकी समीपता होनी चाहिए उस घटनाक्रम से। ठीक, उसके बाद आता है समवर्ती यानी कि कंकरेंट, उस घटना से जुड़ा हुआ, समवर्ती होते हुए चलना चाहिए कि लगातार वो कड़ी टू कड़ी जुड़ते जा रहे हैं आपस में। ठीक, तो इस तरीके की कंडीशन में ऐसे तथ्य जब आते हैं तो वहां डॉक्ट्राइन ऑफ रेजिस्टर के अंतर्गत उन्हें डालते हुए पूरा आप देखते हैं क्राइम सीन क्रिएट किया जाता है। अगर आप कहीं क्रिमिनल स्टोरीज देखते हैं टीवी पर भी या किसी सीरियल्स में, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इसी तरह कड़ियों को जोड़कर, किसी भी कड़ी को जोड़कर पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है, उन्हीं फैक्ट इन इशू को जोड़कर। ठीक, तो अब हम यहाँ इसे एक केसेस के माध्यम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा आर बनाम फोस्टर का केस आया 1834 का, यानी कि 1834 में एक बहुत ही लीडिंग केस यहाँ पर इसके रिलेटेड आया, आर बनाम फोस्टर का केस। इस केस में हुआ क्या था, एक ट्रक ड्राइवर था जिसने एक व्यक्ति ए को टक्कर मारी और टक्कर मार के उसे घायल करके वहां से भाग गया। यानी कि ट्रक वाले ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी और उस व्यक्ति को घायल करके वहां से वो ट्रक लेकर भाग गया। इस घटना को कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था सिवाय ए के, जो खुद घायल हुआ था, यानी कि वो व्यक्ति खुद घायल हुआ। अब जब वो घायल हुआ तो उसी समय वहां से कोई व्यक्ति बी गुजर रहा था जिसने उसे घायल अवस्था में देखा और वो उसकी मदद के लिए गया। जब वो उसकी मदद के लिए गया तो ए ने अपने साथ हुई घटना को बी को बताया, यानी कि वो अपने आप में बी ने उस घटना को देखा नहीं था। देखा किसने था, ए ने, ए के साथ ही हुई थी, लेकिन ए ने क्योंकि उस घटना को उसी समय बी को बतलाया, तो वो समय की ऐसी समीपता थी कि ये माना गया कि बी जो है वो अपने आप में रेलेवेंट फैक्ट है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेजिस्टर के अंतर्गत आता हुआ एक ही समव्यवहार का पार्ट है और प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है और साथ ही उस चीज से समवर्ती है, यानी कि उस घटनाक्रम से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो इस कंडीशन में जो बी का कथन होगा वो अपने आप में डॉक्ट्राइन ऑफ रेजिस्टर के अंतर्गत मानते हुए सेक्शन 6 में रेलेवेंट फैक्ट मान लिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी ना होते हुए भी, यानी कि इसने घटना नहीं देखी है लेकिन फिर भी समय की इतनी समीपता रही, इतना आपस में कोऑर्डिनेशन रहा कि ऐसा लगने लगा कि अपने आप में एक ही घटनाक्रम के पार्ट हो गए, वो ट्रक ड्राइवर भी, ए भी और बी भी। तो ए अगर बी को ऐसी कोई कंडीशन घटना बताता है तो डेफिनेटली वहां बी अपने आप में रेलेवेंट फैक्ट बनते हुए गवाह के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर अब एक कंडीशन और देख लेते हैं, जहां पर अब हमने देखा कि बी के द्वारा जो भी बात यहाँ पर एविडेंस के तौर पर रखी गई वो एक तरीके से हियर से एविडेंस यहाँ पर देखा जाता है। हियर से एविडेंस का मतलब क्या है, अनुश्रुत साक्ष्य, सुनी सुनाई बातें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी ने प्रत्यक्षदर्शी उस कंडीशन को, उस घटना को देखा नहीं है बल्कि ए से सुना है। अब यहाँ पर एज एन हियर से एविडेंस इसे रेलेवेंट फैक्ट के तौर पर सेक्शन 6 में मान लिया जाता है। जबकि उसके बाद अगर बात करूं, अब बी अपने घर जाता है और अपनी वाइफ को इस घटना के बारे में बताता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब वो अगर वो घटना के बारे में वाइफ को बताता है और वाइफ के द्वारा वहां पर कोई एविडेंस के तौर पर उसकी गवाही दी जाती है, तो ऐसा जो साक्ष्य होगा वो इररिलेवेंट माना जाता है, यानी कि नॉट रेजिस्टर के अंतर्गत माना जाता है, रजिस्टर में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अपने आप में इसका पार्ट नहीं है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक, इस तरीके से हम देखते हैं कि हियर से एविडेंस यहाँ पर आकर रेलेवेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि हियर से एविडेंस,
अब ये कहा जाता है कि रेजिस्टे इज एन एक्सेप्शन ऑफ हियरसे एविडेंस, यानी कि यहां पर हमने देखा कि एज एन हियरसे एविडेंस बी को यहां पर रेलेवेंट फैक्ट के तौर पर मान लिया गया कोर्ट के द्वारा। लेकिन अक्सर ये चीजें देखने में नहीं मिलती, यानी कि हियरसे एविडेंस जनरल कंडीशन में सेक्शन 60 कहता है कि अपने आप में रेलेवेंट नहीं होता, ना ही इस तरीके का कोई एविडेंस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। यानी कि कोर्ट कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता है, ना ही उन्हें एविडेंस के तौर पर रखता है। लेकिन आप यहां देखेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे के अंतर्गत अगर प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, कॉन्करेंट और पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन की कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो वहां पर इस कंडीशन में ये कहा जाता है कि एक्सेप्शन के तौर पर यहां रेलेवेंट माना जा सकता है। यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे के अंतर्गत हियरसे एविडेंस को एक्सेप्शन के तौर पर रेलेवेंट फैक्ट्स के अंतर्गत मान लिया जाता है, जबकि जनरल कंडीशन में हियरसे एविडेंस एक्सक्लूड कर दिया जाता है। यानी कि एविडेंस के तौर पर सेक्शन 60 कहता है कि इसे बाहर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सुनी सुनाई बातों पर आधारित होता है। यानी कि मेरे साथ कोई घटना हुई और मैंने आपको बताई, अब आपको मैंने बताई तो आप जाकर उसका एविडेंस दे रहे हैं, तो वो ऐसी बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर ऐसे एविडेंसेस वहां कोर्ट में पेश नहीं किए जा सकते। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है जहां पर हियरसे एविडेंस को भी रेलेवेंट फैक्ट्स की कैटेगरी में मानते हुए कोर्ट वहां पर परमिशन दे देता है और उन्हें एडमिट कर लेता है। तो वो कंडीशन यहाँ पर बतलाई गई है आर बनाम फोस्टर के केस में ही, जहां पर इस बी नामक व्यक्ति को हियरसे एविडेंस होते हुए भी डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे के अंतर्गत रेलेवेंट फैक्ट मान लिया गया। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि अगर ये घर जाकर वाइफ को बता रहा है तो वाइफ की जो गवाही होगी वो अपने आप में इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि ये फिर यहाँ पर हियरसे एविडेंस का रूल लागू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सुनी सुनाई बात है, इसने इससे कही और इसने इससे कही, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अपने आप में डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे इज एन एक्सेप्शन ऑफ हियरसे एविडेंस, इसीलिए कहा जाता है कि ये अपने आप में अनुश्रुत साक्ष्यों का एक्सेप्शन भी है। तो इस तरीके से एक 10 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि रेस जस्टे किस तरीके से अनुश्रुत साक्ष्य का एक अपवाद है, तो वो आप यहाँ पर बतला सकते हैं, जो आपको आर बनाम फोस्टर 1834 के केस में क्लियर तरीके से समझाया भी गया है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा जो सेक्शन 6 है वो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बारे में अगर कहेंगे तो और भी बहुत सारे केसेस यहाँ पर आए हैं, वेडिंग फील्ड का आया है और अदर रिलेटेड केसेस यहाँ पर आए हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बतलाइएगा तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा जो मकसद था यहाँ पर आपको डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे के बारे में बतलाना था, जो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर देखा एक्सेप्शन ऑफ हियरसे एविडेंस, यानी कि हियरसे एविडेंस का एक अपवाद रेस जस्टे के रूप में यहाँ देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आने वाले समय में इसी तरह मेरे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ये सीरीज इसी तरीके से आपको समय से मिलती रहे। अब आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी इन सीरीज के साथ कर सकते हैं, और साथ ही हमारे साथ फेसबुक या ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी लॉ गुरु क्लासेस के नाम से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।